In this video, I'm going to talk about the topic of autocoids. अब autocoids हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिफाइन करते हैं हम. Autocoids are endogenous compounds released from cells in response to stimulus. Endogenous produced within the body, produced from the cells, then they are released from the cells in response to stimulus. मतलब cell activate होगा, they will release the autocoids. Autocoids will act. अब act कैसे करेंगे? To perform normal फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लोकली. मतलब जिस सेल से वो रिलीज हो रहा है ना, उसके लोकली वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हार्मोन्स. अब डिफरेंट कैसे है कि हार्मोन्स जब सेल रिलीज होते हैं ना, तो वो जाते हैं ब्लड में फिर वो सर्कुलेट करते हैं, और उसके बाद जो जिन सेल पे उन्होंने इफेक्ट देना होता है उधर जाके वो एक्ट करते हैं, अपना इफेक्ट परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेकिन ऑटोकॉइड्स जो हैं, दीज डू नॉट गो इनटू द ब्लड. वो सेल से रिलीज होंगे और लोकली अपना एक्शन परफॉर्म करके दे विल वैनिश. एग्जाम्पल्स अगर बात करूँ ऑटोकॉइड्स की, हमारे पास सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सेट्रा. उनकी क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं. लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है? एन इम्बैलेंस इन सिंथेसिस. जैसे हमारे पास बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स की, हार्मोन्स की और इस तरह केमिकल मैसेंजर्स की और मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत होती है ना, उसी तरह ऑटोकॉइड्स की भी सिग्निफिकेंस है. फॉर एग्जांपल इधर से ही देख लें हम, हिस्टामाइन नहीं होगा तो इम्यूनोलॉजिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इनहिबिट हो जाएंगे, मीडिएशन नहीं होगी फंक्शन की. सेरोटोनिन परफॉर्म्स अ होल लॉट ऑफ फंक्शंस. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. सो सिग्निफिकेंस क्या है? एन इम्बैलेंस इन द सिंथेसिस. या तो वो सिंथेसिस उनकी सही नहीं हो रही विद इन द सेल, रिलीज उनका सही नहीं है, या ट्रांसडक्शन सिस्टम, मतलब ट्रांसडक्शन नहीं हो रही कि उनका पाथवे जो जिससे वो रिलीज हो रहे हैं उनकी, वो दैट इज इनहिबिटेड बाय समथिंग. इट मे लीड टू पैथोलॉजी, कोई डिजीज, दे कैन लीड टू डिजीज स्टेट एज वेल. तो इसीलिए इनका बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, जो पैथोलॉजी है दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनोलॉजिक फंक्शंस से रिलेटेड है, एलर्जी एज वेल, एंड इस्कीमिक रीपरफ्यूजन. इस्कीमिक रीपरफ्यूजन की सिंपली बात करूँ, फॉर एग्जांपल अब एक टिश्यू है, वो उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम गई तो उसको हाइपोक्सिया की स्टेट मेंटेन हुई, तो उसके बाद वो उसको कहते हैं इस्कीमिक हो गया टिश्यू. इस्कीमिक कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद रीस्टोर कर दी, तो उस इस्कीमिक स्टेट में वो डैमेज तो हुआ सेल, लेकिन जब रीस्टोर हुई तो हम रीस्टोर को कह रहे हैं रीपरफ्यूजन. मतलब ऑक्सीजन जो है, जो गैसेस जो हैं उनकी हम बात करते हैं जब सप्लाई की, तो परफ्यूजन की बात करते हैं. जब पहली जो स्टेट थी इस्कीमिक स्टेट में परफ्यूजन ख़त्म हुई, ऑक्सीजन की कम हुई, लेकिन जब नॉर्मल स्टेट में गई तो रीपरफ्यूजन मतलब नॉर्मल लेवल पे दोबारा चली गई. तो रीपरफ्यूजन पे क्या इफेक्ट आता है कि जब रीपरफ्यूजन होती है तो हमारे पास देयर इज अ ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है हमारे पास, और एज वेल एज इन्फ्लेमेशन भी होती है. सो सिर्फ इतनी सी बात की वजह से हमारे पास देयर लेड टू बी अ ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन एज वेल. सो दैट इज वाई ऑटोकॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी. अब क्लासिफिकेशन की सिंपली बात करूँ, देयर आर 3 सिंपल क्लासिफिकेशंस. अमीन ऑटोकॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. Chemical nature is structure. Eicosanoids are 20 I think molecules containing. Amine autocoids include histamine, serotonin. Eicosanoids include prostaglandins, thromboxane, leukotrienes. Peptide on the nature. Amine is shorter in length, lesser in molecular weight. Peptide are larger, obviously. Peptide autocoids include kinins, renin, and angiotensins. So that is it about the autocoids and their significance along with their classification.